आज का फर्स्ट आर्टिकल स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में है। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक एक बैंक है जिसने अभी सेबी में फ़ाइल किया है आईपीओ के इशू करने के लिए। आईपीओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है। जो फर्स्ट इन्वेस्टर शेयर खरीदते हैं उसके लिए आईपीओ इशू किया जाता है। तो वो जना स्मॉल फाइनेंस बैंक ने सेबी से उसकी मांग की है। तो हम स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में जान लेते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, बैंक की तरह वर्क करता है अनसर्व्ड एरिया में और अनबैंक रीजन ऑफ द कंट्री। ठीक है, ये अनसर्व्ड एरिया में करता है और अनबैंकिंग रीजन मतलब जो बहुत पिछड़े एरियाज़ हैं वहाँ पर ये फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और अदर इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये रजिस्टर्ड होता है एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। इम्पॉर्टेंट है, आप इसको वेरी इम्पॉर्टेंट करके नोट कर लेना। ये रजिस्टर्ड होता है एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी अंडर कंपनी एक्ट 2013। ये भी इम्पॉर्टेंट, कंपनी एक्ट 2056 भी है, मगर कंपनी एक्ट 2013 के अंदर ये रजिस्टर्ड है। ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ में। ठीक है, मिनिमम नेट वर्थ कितनी होना चाहिए? अगर आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलना है तो आपकी स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर मिनिमम नेटवर्थ कितनी होना चाहिए? तो मिनिमम नेटवर्थ 100 करोड़ होती है। मिनिमम नेटवर्थ का मतलब है आपके खर्चे उर्चे निकाल के, नेट वर्ड यहाँ आ गया। नेट का मतलब होता है कोई चीज़ रिड्यूस करके। तो कोई भी चीज़ अगर हम उसमें से रिड्यूस कर दें, बैंक के खर्चे हैं, बैंक के स्टेबलाइजेशन में जो काम लगा, पैसा लगा, जो बैंक में क्या कहते हैं आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगा, उसके अलावा उसकी वर्थ 100 करोड़ होना चाहिए। और कह रहे हैं उसे 5 ईयर तक 200 करोड़ ला सकते हो। मतलब इस आर्टिकल में आप जान लीजिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ ये है कि ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है जो कंपनी एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर होती है। दूसरी चीज़ ये है मिनिमम नेटवर्थ कितनी होती है। बस इतनी चीज़ आप एक माइंड मैप फॉर्म में नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला आर्टिकल फिस्कल डिफिसिट से रिलेटेड है। क्या हुआ है, कोरोना की वजह से हमारे गवर्नमेंट का फिस्कल डिफिसिट बहुत बढ़ गया था। जब कोरोना आया तो गवर्नमेंट ने वैक्सीन्स प्रोवाइड की, बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड की, अन्न प्रोवाइड किया, तो उसकी वजह से हमारी गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा खर्चा बढ़ गया था। तो उस खर्चे को धीरे धीरे हमें 3.2 लाना है ऑफ जीडीपी। मतलब फिस्कल डिफिसिट हमारा जीडीपी का 3.2% होना चाहिए, ये बात कही गई है। मगर ये हमारा इस टाइम 6.4% ऑफ जीडीपी 2022-23 में था, जो घटकर 5.9% हो गया। यही बात बताई गई है कि कैसे फिस्कल डिफिसिट को कम करना है। मगर इसकी बेसिक डेफिनीशन जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? जैसे कि मेरी इनकम 100 रुपये है और मैं 100 रुपये से ज़्यादा 120 रुपये खर्चा करता हूँ, तो मेरा डेफिसिट कितना हो गया? 20 रुपये हो गया। तो ये 20 रुपये जो होता है इसी को डेफिसिट कहते हैं। गवर्नमेंट की इनकम इतनी नहीं है मगर खर्चा बहुत कर रही है गवर्नमेंट, उसको डेफिसिट कहते हैं। और जब डेफिसिट काउंट होता है तो उसमें क्या होता है, वॉरोइंग को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सक्लूडिंग बोरोइंग को जब फिस्कल डेफिसिट काउंट होता है तो बोरोइंग को नहीं दिखाया जाता है। ठीक है, अगला बात क्या है, वही बात इन्होंने बताई कि फिस्कल डेफिसिट गैप होता है जो हम एक्सपेंडिचर और टोटल इनकम होती है। ठीक है, ये बात बताई गई है कि जब ओवर शूट हो जाता है एक्सपेंडिचर का इन कंपैरिजन टू इनकम और रेवेन्यू, देन फिस्कल डेफिसिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ हमने देखी। फिस्कल डेफिसिट टोटल बोरोइंग जो होती है उसको दर्शाता है कि गवर्नमेंट कितनी बोरोइंग ले रही है। मतलब जैसे क्या है, खर्चा मेरा 120 है, मैं 100 रुपये इनकम कमाता हूँ, तो जो 20 रुपये है मैं कहीं से तो भरूंगा। तो ये जो 20 रुपये गवर्नमेंट भरती है तो ये बोरोइंग के थ्रू भरती है। इट्स रियली इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो ये हमने फिस्कल डेफिसिट के बारे में जाना। अगला आर्टिकल देख लेते हैं। लेबनान में जो
पैलेस्टाइनियन कैंप हैं उसमें क्या हुआ है, फाइट हो गई है, आपस में कुछ लड़ाइयाँ हो गई हैं, तो लेबनान की लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्रीलिम्स में लेबनान, जॉर्डन, इससे रिलेटेड कई बार मैप से रिलेटेड आर्टिकल पूछे गए हैं और उसके बारे में पूछा गया ये किससे बॉर्डर मिलता है, क्या मेडिटेरियन सी जॉर्डन से मिलता है। आप अगर मैं आपसे पूछूं क्या मेडिटेरियन सी जॉर्डन से मिलता है, तो आप मुझे बताइए कि मेडिटेरियन सी का बॉर्डर किस किस कंट्री से मिलता है। तो इसीलिए मैं ये आर्टिकल आज डिस्कस कर रहा हूँ कि लेबनान का बॉर्डर किससे मिलता है। देखिए लेबनान का बॉर्डर वेस्ट में जो है मेडिटेरियन सी से मिलता है, ठीक है, और ईस्ट में सीरिया से मिलता है, जिसकी सीरिया की जो कैपिटल है वो दमेस्कस है। दमेस्कस बहुत चर्चा में रहती है क्योंकि शिया और सुन्नी मिलिशिया के बीच में आपस में लड़ाई होती रहती है और इस टाइम शिया रिजीम है वहाँ। ईरान शिया रिजीम को फुल सपोर्ट करता है। तो यही चीज़ आपके पॉइंट ऑफ व्यू, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और देखो नॉर्थ में भी, ईस्ट में भी और साउथ ईस्ट में भी सीरिया का बॉर्डर है, और जबकि साउथ में इजराइल से बॉर्डर करता है। और इजराइल ने गोलन हाइट जो कभी सीरिया का था उसको कब्जा रखा है फाइट के थ्रू, क्योंकि इजराइल और मुस्लिम वर्ल्ड में कई बार फाइट हुई हैं, तो उसकी वजह से क्या हुआ है, बहुत सारी टेरिटरी इजराइल ने कब्जा ली। तो हमने यहाँ पर देखा कि कैसे कैसे लेबनान का बॉर्डर किस किस कंट्री से मिलता है। लेबनान की कैपिटल आप ज़रूर याद रखिएगा बेरूत, क्योंकि बेरूत में अभी क्या हुआ, रिसेंटली एक ब्लास्ट हुआ था। तो बेरूत में ब्लास्ट होने की वजह से वहाँ केमिकल्स रखे थे, उसमें कहा गया ब्लास्ट हुआ। तो पूछ सकता है बेरूत जो है किस कंट्री की राजधानी है, बेरूत कहाँ से रिलेटेड है, मिडिल ईस्ट से रिलेटेड है, क्या बेरूत मेडिटेरियन सी के पास में है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अगला आर्टिकल जो है लोकमान्य तिलक अवार्ड के ऊपर है कि प्रधानमंत्री मोदी को अभी रिसेंटली पुणे में लोकमान्य तिलक अवार्ड दिया गया। तो हमारा लोकमान्य तिलक अवार्ड यूपीएससी के द्वारा नहीं पूछा जाएगा, पीसीएस के द्वारा नहीं पूछा जाएगा, मगर बाल गंगाधर तिलक जिनके ऊपर ये अवार्ड रखा गया, जिनके नाम पर ये अवार्ड रखा गया, उसके बारे में ज़रूर पूछा जाएगा। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये बॉर्न कब हुए थे, 23 जुलाई 1856 में रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में बॉर्न हुए। रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ये बहुत चर्चा में रहते हैं ड्यू टू फ्लड, ड्यू टू लैंडस्लाइड। आप इसको डेली न्यूज़पेपर में कवर करते होंगे। आपको डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन इंडिया के मैप में ज़रूर देखना चाहिए ताकि आपको क्लियरिटी हो कि इंडिया के मैप में रत्नागिरी किधर है, रायगढ़ किधर है, नर्मदा रिवर किधर किधर से होकर जाती है, ये सब चीज़ें। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता था। अगली इम्पॉर्टेंट चीज़, इन्होंने फाउंड किया था डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को 1884 में गोपाल गणेश अगरकर के साथ। अब आपको यहाँ एक चीज़ इम्पॉर्टेंट बता देता हूँ मैं, आपको अभी बिल्कुल समझ में नहीं आता होगा कि कैसे इसे याद करना। आप कभी भी देखिए जो यूपीएससी है वो क्रोनोलॉजी पूछता है, कौन सी सोसाइटी, कौन सा कॉलेज लीनिएज में बनाया गया, मतलब एक बना सन में दूसरा बना, तो आपको ये डेट भी याद करना पड़ेगी कि 1884 को बाल गंगाधर तिलक ने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी बनाई गोपाल गणेश अगरकर के साथ मिलकर, ठीक है। और इसी डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की हेल्प से ही फर्गुसन कॉलेज बनाया गया पुणे में इनके द्वारा, ठीक है। तो ये चीज़ हमने जानी। अब क्या हुआ, बाल गंगाधर तिलक ने इंडिपेंडेंट मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए और जो हमारे कॉलोनीज, जो ब्रिटिशर्स थे, उनके ऑपरेशन को ख़त्म करने के लिए हिंदू स्क्रिप्चर और हिंदू रिलीजियन का हेल्प ली। तो इसीलिए इनको मतलब एक विशेष प्रकार का हिंदू कहा जाता है जो अपनी देश की आज़ादी के लिए लड़ा और जो अपने रिचुअल्स को अच्छे से निभाता था। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। वो बाल गंगाधर तिलक थे जिन्होंने स्वराज को प्रमोट किया। स्वराज का मतलब होता है कि खुद का रूल, सेल्फ रूल। मगर आप जब स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो स्वराज जो इनिशियल था वो अंडर कॉलोनीज था, मगर धीरे धीरे इस मूवमेंट में क्या हुआ, इस वर्ल्ड में एक्सप्लोरेशन आया और 1916 के करीब स्वराज को कंप्लीट सेल्फ रूल कहा गया। मतलब हम कॉलोनीज़ के अंडर भी रहना नहीं चाहते। जो ये स्लोगन
बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। तो इस टाइम बाल गंगाधर तिलक जो स्वराज की बात कर रहे हैं वो अंडर कॉलोनीज बात कर रहे हैं, ठीक है। तो स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई सेल हैव इट, ये आपको याद होना चाहिए, रटा होना चाहिए कि ये स्लोगन किसके द्वारा दिया गया। स्टेट पीसीएस यूपीएससी में प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको जान लीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और एक अदर चीज़ बताई गई है आगे आर्टिकल में कि वैलेंटाइन चिरोल ने एक बुक लिखी थी इंडिया अनरेस्ट, उस इंडिया अनरेस्ट में तिलक को फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट बताया गया। आपसे पूछ सकता है कि फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट की उपाधि किसके द्वारा दी गई, किसने दी। आप सोचेंगे कोई फेमस लीडर ने दी होगी, किसी फेमस गवर्नर ने दी होगी, उस टाइम वाइस रॉय ने दी होगी, मगर नहीं, वैलेंटाइन चिरोल ने बोला था। आपको यहाँ पर लिख लेना है, वैलेंटाइन चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट बोला, ऐसे करके ये पूरा लिखना है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ये पूरा ऐसे लिखना है, ठीक है। आगे देखते हैं कि इन्होंने हिंदू फेस्टिवल पे प्रमोट किया, जैसे गणेश चतुर्थी को पूरे इंडिया में पॉपुलराइज किया, और छत्रपति शिवाजी फेस्टिवल को पूरे महाराष्ट्र में पॉपुलराइज किया, और इसके थ्रू देश हित की भावना, राष्ट्रवाद की भावना को जगाया। ये इम्पोर्टेंट हो जाता। आगे देखते हैं कि लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर मिलके लाल बाल पाल का ट्रायो बनाते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या है, लाल बाल पाल कहा जाता है, और ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, ठीक है। और इन्होंने कांग्रेस जो है वो ज्वाइन की थी 1860 में, 1890 में, अप्रॉक्स 1890 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ज्वाइन की गई। आगे चलते हैं कि बाल गंगाधर तिलक से रिलेटेड क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब आप सूरत स्प्लिट देख लीजिए। सूरत स्प्लिट क्यों हुआ था? 1907 में, 1905 के करीब स्वराज मूवमेंट चल रहा था बंगाल के रीजन में। 1905 में डिसाइड हुआ कि बंगाल को हम 2 भागों में डिवाइड कर देंगे, तो उसके अपोज में स्वराज मूवमेंट वहाँ चल रहा था। तो उसी के बाद सूरत स्प्लिट हुआ, क्योंकि जो एक्सट्रीमिस्ट थे इनका कहना था कि स्वराज को हम पूरे ऑल ओवर इंडिया लेके जाएंगे, ऑल ओवर इंडिया, साउथ ऊथ लेके, मगर मॉडरेट क्या कह रहे थे, नहीं, स्वराज को हम केवल वेस्ट बंगाल या फिर बंगाल के रीजन में रखेंगे। वेस्ट बंगाल तो अब नाम दिया गया, मगर पहले बिहार, उड़ीसा और बांग्लादेश, ये सारा बंगाल था, तो बंगाल के रीजन, इसी को लेकर स्प्लिट हुआ। और अदर रीज़न ये था कि प्रेसिडेंट जो होगा वो एक्सट्रीमिस्ट सेक्शन से होगा, जो तिलक और लाला लाजपत राय का नाम होगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस ने रास बिहारी घोष को प्रेसिडेंट अनाउंस किया, और इसके बाद सूरत स्प्लिट हो गया, ठीक है। मॉडरेट, वही बात मैंने बताई कि मॉडरेट चाहते थे कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म चाहें, और इसके थ्रू हम जो है अपने इंडिया में धीरे धीरे रिफॉर्म लाएं, मगर एक्सट्रीमिस्ट कहते थे यही पोजीशन बेस्ट है, इसी टाइम आपको इंडिया को आज़ाद कराना चाहिए, इंडिया के वेलफेयर के लिए वर्क करना चाहिए, ठीक है। ये बात यहाँ पर बताई गई है। अब ये बताया गया कि एक्सट्रीमिस्ट कैंप को कौन हेड करता था, लाल बाल पाल करते थे, और मॉडरेट को कौन हेड करता था, गोपाल कृष्ण गोखले करते थे, ठीक है। अब आगे इन्होंने इंडियन होम रूल मूवमेंट स्टार्ट किया। इंडिया को स्वराज और आज़ादी दिलाने के लिए, सेल्फ रूल प्रोवाइड करने के लिए बाल गंगाधर तिलक के द्वारा अप्रैल 1916 में होम रूल मूवमेंट स्टार्ट किया गया आयरिश लाइन पे। ये पूछता है होम रूल मूवमेंट तिलक के द्वारा जो स्टार्ट किया गया था वो क्या ब्रिटिश लाइन पर था, अमेरिकन लाइन पर था, फ्रेंच लाइन पर था, मगर आप कहेंगे आयरिश लाइन पर था, ठीक है। इसमें एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने सेपरेट मूवमेंट स्टार्ट किया था। एनी बेसेंट का अपना होम रूल मूवमेंट, अपनी होम रूल लीग थी, और बाल गंगाधर तिलक की अपनी होम रूल लीग थी। तो इसमें तिलक के बारे में हम आज बात कर रहे हैं, तो तिलक का देखते हैं। तिलक ने अप्रैल 1916 में बेलगाम वो रीजन है जिसमें कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच विवाद चलता रहता। आपको लोकेशन में देखना चाहिए महाराष्ट्र के कौन से रीजन में बेलगाम पड़ता है। यहाँ पर आप देखेंगे कर्नाटका से बॉर्डर मिलता हो, तो कौन से रीजन में बेलगाम पड़ता है ये आपको ज़रूर देखना चाहिए, ठीक है। अब इनका जो होम रूल लीग थी ये ऑल ओवर इंडिया नहीं थी,
ये कंपैरिजन आप ज़रूर पढ़ लेना कि एनी बेसेंट की होम रूल लीग और तिलक की होम रूल लीग में क्या डिफरेंस है। एनी बेसेंट की होम रूल लीग जो है ऑल ओवर इंडिया थी, मगर इनकी जो होम रूल लीग थी कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंस, बेरार और महाराष्ट्र यहाँ पर थी। ठीक है, ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ये चीज़ जान लीजिए। लखनऊ पैक्ट हुआ। अब 1907 में जो स्प्लिट हुआ था सूरत स्प्लिट के टाइम, वो लखनऊ में जब 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ उसके थ्रू निपटा। उसमें आईएनसी ने हेड किया और उसमें कहा मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक को सबको साथ लेके यूनिटी इन नेशनल स्ट्रगल स्टेबलाइज किया गया कि हम जो है यूनिट होकर इंडिया के स्ट्रगल के लिए लड़ेंगे और इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी उसको बात को डिस्कस करेंगे, उसमें क्या क्या रिफॉर्म हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। ठीक है, अब जान लेते हैं इनके न्यूज़पेपर इन्होंने केसरी जो है इंडियन कलर से, आप ऐसे याद रखते हैं केसरी जो है इंडियन कलर है तो मराठी लैंग्वेज में होगा, महारट्ठा इंग्लिश में था, तो यहाँ पर केसरी जो है न्यूज़पेपर वो मराठी में था और महारट्ठा जो था वो इंग्लिश लैंग्वेज में था। बुक जान लेते हैं, गीता रहस्य बुक इन्होंने लिखी और आर्कटिक होम ऑफ वेदास इन्होंने लिखी। ठीक है, ये दो बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिरकार डेथ उनकी 1 अगस्त 1920 को हो गई। तो बाल गंगाधर तिलक का हमने कंट्रीब्यूशन देखा, इंडियन स्ट्रगल में क्या कंट्रीब्यूशन रहा बाल गंगाधर तिलक का, ये हमारे द्वारा आज इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया, जो द हिंदू का मेरे हिसाब से आज के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल था। आगे देखते हैं कि PMI परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जो है वो आउटपुट ग्रोथ शो कर रही। अब आप PMI समझ लीजिए, S&P ग्लोबल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग इंडेक्स, मतलब S&P एक संस्था है, उसके द्वारा परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स दी जाती है। और परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स कुछ नहीं है, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कितना ग्रोथ हो रहा। अगर वो 50 से ऊपर जा रही है, 50 से ऊपर जा रही है तो वो ग्रोथ हो रहा है, और अगर वो 50 से नीचे जा रही है तो वो लैग हो रहा, मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सुप्रेस हो रहा। तो बस हमें यहाँ पर दो चीज़ें याद करना है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स किसके द्वारा दी जाती है और ये ग्रोथ को 50 से ऊपर और 50 से नीचे किस तरह से रिफ्लेक्ट करती है, यहाँ पर हमने देखा। अब ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम, जो कल हमने कोकोज आइलैंड देखा था, उस कोकोज आइलैंड का एक क्वेश्चन यहाँ पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द कोकोज आइलैंड, दे आर वॉल्केनिक आइलैंड इन द इंडियन ओशियन, पहला पॉइंट। सेकेंड, इट इज़ अ रिमोट टेरिटरी ऑफ सिंगापुर। अब मैंने आपको बताया था ये इंडियन ओशियन में तो है मगर ये वॉल्केनिक ओरिजिन नहीं है, ये जो है आपका इंडियन ओशियन में विदाउट वॉल्केनिक ओरिजिन है। ठीक है, ये चीज़ हमने जानी। यहाँ पर रीफ का बना हुआ है, ये रीफ के द्वारा बना हुआ है। ठीक है, रीफ। और दूसरी चीज़ जानी, ये ऑस्ट्रेलिया से नॉर्थ वेस्ट साइड में इंडियन ओशियन में, सिंगापुर से नहीं। तो यहाँ पर ये दोनों ही आंसर यहाँ पर गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ हमने देखी। आज का द हिंदू के इंडियन एक्सप्रेस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल मेरे द्वारा डिस्कस किए गए। आप इसे थॉरोली माइंड मैप फॉर्म में नोट कर लीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।